बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डीप लर्निंग के राज के इस वीडियो में हम बड़े डिटेल से इमेज प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इमेज क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इमेज प्री प्रोसेसिंग के कितने सारे स्टेप्स है डीप लर्निंग के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि राज के फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड क्लासेस जो आप CNN यानी जो फर्स्ट मॉडल हैं, और इमेज प्री प्रोसेसिंग जहाँ पर डेटा ऑगमेंटेशन ये सारी चीज़ें आती हैं, उनके लिए वो कौन से क्लासेस, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स हैं जो आप यूज़ करते हो। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन इमेज। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इमेज इज़ नथिंग बट एक एरे है जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और हर इमेज के अंदर एक पिक्सल वैल्यू होता है जो उस इमेज की कलर बताता है। जैसे कि एज अ डेटा साइंटिस्ट एक नॉर्मल इंसान के लिए ये इमेज है, ठीक है, लेकिन एज अ डेटा साइंटिस्ट आपके लिए इमेज कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका इमेज कुछ इस तरह दिखाई देता है। अगर मैं आपको आसान ज़ुबान में बताऊं, इमेज एक एरे होता है, मोस्टली 2D में आपको मिलेगा या 3D में, या जिनको आप ग्रिड लाइक व्यू कहते हो, या जिनको आप रोज एंड कॉलम्स की कॉम्बिनेशन कहते हो। जैसे कि ये पहला रो है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट रो, और इसके अंदर आपके पास ये कॉलम्स हैं, टोटल 4 कॉलम्स हैं। 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, सो दिस इज 4 into 4 डायमेंशन इमेज। अब ये जो आपके सामने एक वैल्यू है, ये बेसिकली एक पिक्सल है, पिक्सल वैल्यू है। पिक्सल इज नथिंग बट अ स्मॉल यूनिट जो इमेज के अंदर कलर की कंट्रास्ट बताता है कि वो ब्लैक के या ब्राइट कलर का है, ठीक है। अब ये जो रेंज है पिक्सल वैल्यू का, वो 0 से लेकर 255 तक है, ठीक है। जितना वैल्यू कम होगा यानी 0 होगा, वो इमेज की डार्क साइड बताता है, लाइक दिस पार्ट, और जितना वैल्यू हायर होगा वो इमेज की ब्राइटनेस बताता है, लाइक दिस पार्ट, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि 0 का तो समझ में आ गया कि ठीक है, ये आपका डार्क पार्ट बताता है इमेज के अंदर, लेकिन बाकी जो वैल्यूज़ है लाइक 10 से लेके आगे 255 तक, उनको हम 1 देते हैं, ताकि ईमेल मॉडल हर वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, और बाकी जो 0 है उसको एज इट इज़ 0 देते हैं। इसको आप कहते हो इमेज प्री प्रोसेसिंग के अंदर नॉर्मलाइजेशन। इमेज का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक एरे होता है जिसमें कुछ पिक्सल्स वैल्यूज़ होते हैं। पिक्सल वैल्यू एक यूनिट होता है जो इमेज की कलर बताता है, जिसके रेंज 0 and 255 के बीच में होता है। लेकिन जब आप प्री प्रोसेसिंग करते हो तो आप इस पूरे इमेज की एरे को 0 and 1 के बीच में ले आते हो। जो 0 वैल्यू होता है उसको आप 0 कह देते हो, और बाकी 1 2 3 अप टू 255 तक के वैल्यू जो होते हैं आप उनको 1 असाइन करते हो, ताकि मॉडल इक्वल इंपॉर्टेंस दें, ठीक है। ये हो गया अपना इमेज। अब हम देखते हैं इमेज रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली इमेज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर विजन या डीप लर्निंग पढ़ते हो, वहाँ पे इमेज ग्रे स्केल में आते हैं। ग्रे स्केल के इमेज कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, यानी जिनमें कलर नहीं होता, और ये मोस्टली 2D में होगा, लाइक दिस। इनका जो मैट्रिक्स होगा वो 2D में होगा। इनकी विड्थ कोई भी हो सकती है, लाइक 28 रोज बाई 28 कॉलम्स, या 28 विड्थ एंड 28 इसकी हाइट हो सकती है, लेकिन इसमें कलर चैनल नहीं होंगे। तो ये सिंपल एंड फर्स्ट टाइप ऑफ इमेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कलरफुल इमेजेस। ये आपको 3D में मिलेंगे। इसमें आपको मिलेगा इमेज का विड्थ यानी रोज एंड इमेज का हाइट, और 3 चैनल्स, और ये 3 चैनल्स इमेज की कलर रिप्रेजेंट करता है, यानी RGB, रेड ग्रीन ब्लू। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इमेजेस इज ग्रेस्केल, सेकंड कैटेगरी कलरफुल। अब कलरफुल के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि आपको हो सकता है कि एक ऐसा डाटा मिले जिसमें इमेजेस RGBA के हों, यानी ट्रांसपेरेंसी वाले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसे डेटा सेट के साथ आप ऐसे डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो जहाँ पे जो इमेजेस हों वो प्रिंटिंग फॉर्मेट में हो, तो उसको आप CMYK कहते हो। या फिर ऐसे डेटा सेट भी जब आप एडवांस डीप लर्निंग में जाते हो तो ऐसे डेटा सेट आपको मिल जाते हैं, लाइक जो मेडिकल एक्सरेज होते हैं, जो डेप्थ वाले इमेजेस होते हैं, ये जो सैटेलाइट से अर्थ की इमेजेस ली जाती हैं, उन पर आप
कोई डिटेक्शन या क्लासिफिकेशन का काम करते हो तो उनको आप कहते हो डेप्थ मैप्स इमेजेस, ठीक है। बट मोस्टली यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इमेजेस एज अ डेटा साइंटिस्ट कंप्यूटर विजन के अंदर। अब आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि जो इमेज के साथ हम काम करते हैं, ठीक है, वो एक एरे है, लेकिन हर प्रोग्रामिंग के अंदर एक डेटा टाइप होता है। तो इमेज की डेटा टाइप कौन सी है? इमेज की डेटा टाइप बेसिकली इंटीजर है, जिसको आप अनसाइंड इंटीजर एट बिट कहते हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आप इनको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहते हो, जो कि 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमेज प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। प्ली में ये वो स्टेप्स है जो आप इमेजेस के प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हो, लेकिन ये जितना ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि रास ने इसको एक लाइन में कवर कर लिया है, और आपको ये जस्ट नाम अभी के लिए याद रखना है, बाकी केरास इंटरनली ये सब कुछ हैंडल कर लेता है। सो हमें ये इमेज है, हमने इस पे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स करने हैं। सो सबसे पहले आप क्या करते हो कि आपके डेटा के अंदर जितने भी इमेजेस हैं उनको रिसाइज करते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके डेटा सेट के अंदर टोटल 500 इमेजेस हों, और इन 500 इमेजेस में एक इमेज की विड्थ है कोई 1000 इंटू 500 विड्थ, और किसी के है 10 विड्थ है, जस्ट बताने के लिए, और 30 हाइट है। तो अब यहाँ पे जो है ना आपको दिख रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। सो हम क्या करते हैं कि ये सारे के सारे 500 इमेजेस को एक स्पेसिफिक विड्थ एंड हाइट में लेकर आते हैं, जिसको आप रिसाइजिंग कहते हो, और ये मोस्टली आप करोगे 224 बाय 224, ठीक है। उसके बाद इस इमेज को आप नॉर्मलाइज करते हो, जहाँ पे आप 0 और 1 के बीच में वैल्यूज को लाते हो। इसका सिर्फ ये काम है कि मॉडल हर वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस दे। लेकिन कुछ और स्टेप्स हैं लाइक ग्रे स्केल कन्वर्जन। इसमें सम टाइम क्या होता है कि आप कलरफुल इमेजेस को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हो, ओनली इन दैट केस अगर कलर ज़रूरी नहीं है। सम टाइम प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर सम टाइम ऐसा होता है कि आप इमेज से एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करते हो, यानी क्रॉप करते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमने इस इमेज के अंदर डार्क को डिटेक्ट करना है। सो व्हाट इफ हम अगर जस्ट इस पार्ट को मॉडल को जस्ट ये पार्ट दिखाए, ना कि ये एक्स्ट्रा पार्ट, जिसको आप क्रॉपिंग कहते हो, ठीक है। रोटेशन, सम टाइम आप इमेज को रोटेट भी करते हो, जैसे मॉडल की नॉर्मलाइजेशन के लिए और फिटिंग से बचने के लिए, यानी आप मॉडल को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फ्लिप करते हो, ठीक है। एंड ये जो फ्लिप एंड मिरर है, ये भी इसी में आता है। नॉइज़ रिडक्शन, सम टाइम आपके जो इमेजेस होते हैं वहाँ पे ब्लर आते हैं, कैमरा से लेते वक्त वो ब्लर हो जाता है, सो आप उनको एडजस्ट करते हो, यानी नॉइज़ को रिड्यूस करते हो। इमेज की जो एज है यानी कॉर्नर, उनको आप हाईलाइट करते हो यूजिंग सम काइंड ऑफ टेक्निक्स लाइक कैनी एंड सॉबल। और इमेज अगर बहुत ज़्यादा ब्लर है, यानी उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो आप उसकी कंट्रास्ट को एडजस्ट करते हो, या फिर हो सकता है कि उस इमेज की कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप फिर वो रिड्यूस करते हो। सो इंक्रीज भी कर सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो। अब ये चीज़ें आपको जस्ट नाम याद रखने हैं, ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करते। एक ऑगमेंटेशन वाला क्लास से केरास के अंदर वो इंटरनली ये सब संभाल लेता है, ठीक है। इसी तरह हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन जो इम्प्रूव करता है इमेज की ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को। कलर स्पेसेस कन्वर्जन, समटाइम क्या होता है कि आप RGB को HSV या HSV को RGB या लेप टाइप कलर में कन्वर्ट करते हो। ये पैडिंग जो टेक्निक है ये हम CNN में पढ़ेंगे। इसका ये मतलब है कि आप हर इमेज के बॉर्डर में अपनी तरफ से 0 पैडिंग ऐड करते हो, जस्ट इंफॉर्मेशन को लॉस से बचाने के लिए, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल इमेज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हो सकता है CNN में कॉन्सेप्ट होता है, हम कर्नल यूज़ करते हैं, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। वो कुछ इस तरह आगे मूव करता है और इमेज से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो कॉर्नर है, असल में इमेज का ये कॉर्नर है, तो वो इसको स्किप करता है। तो इस कॉर्नर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक और लेयर ऐड करता है, एक और बॉर्डर ऐड करते हैं, 0 पैडिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ताकि वो इस वाले पार्ट को स्किप ना करें, ठीक है। इसी तरह कुछ और इमेज प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं, जैसे कि डेटा ऑगमेंटेशन। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेक्निक है डीप लर्निंग इमेज प्री प्रोसेसिंग के अंदर। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास डेटा कम है, यानी इमेजेस कम है, तो आप इस क्लास की मदद से
एग्जिस्टिंग इमेजेस से और इमेजेस बना सकते हो, जिसे आप डेटा ऑगमेंटेशन कहते हो, यानी डेटा बनाना ताकि आपके मॉडल और भी बेटर तरीके से आपको रिजल्ट दे और वो और फिटिंग से बच जाए बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ टेक्निक लाइक इमेज को जूम करना, शेयर करना एंड ब्राइटनेस चेंजेस। यानी एग्जिस्टिंग इमेजेस, लेट्स से आपके पास टोटल 100 इमेजेस हैं, अब ये बहुत कम है जिस पर आप मॉडल ट्रेन करोगे तो हो सकता है कि उसकी एक्यूरेसी कम हो। सो हम क्या करते हैं कि इन सारे 100 इमेजेस को ऑगमेंट करते हैं यूजिंग केरास क्लास, डेटा ऑगमेंटेशन क्लास, जिसे हम और इमेज जनरेट करते हैं बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ टेक्निक्स लाइक जूम, शेयर एंड ब्राइटनेस। इसके अलावा प्री प्रोसेसिंग के कुछ और स्टेप्स हैं जैसे कि बाइनराइजेशन। इसमें आप क्या करते हो कि आप इमेज को कन्वर्ट करते हो ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है, यानी 0 एंड 1 के फॉर्म में। समटाइम क्या होता है कि आप इमेज से बैकग्राउंड भी रिमूव करते हो, यानी जो मेन ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपका इस इमेज में मेन ऑब्जेक्ट जस्ट या डॉग है, तो क्यों ना हम इस बैकग्राउंड को रिमूव कर दें और जैसे ये डॉग रह जाए, क्योंकि असल चीज़ ये हमने डिटेक्ट करनी है, ठीक है। रीस्केलिंग मतलब असल में इमेज के पीछे पिक्सल वैल्यू होता है और उस पिक्सल वैल्यू की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़रूरी होता है बेटर मॉडल के लिए। तो उस पिक्सल वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए आप रीस्केलिंग करते हो, वही 0 1 वाला फॉर्म। फिर ऐसा भी होता है कि इमेज के अंदर अगर आप ये जो इमेज है ये डॉग अगर यहाँ पे होता तो आप सम टाइम क्या करते हो कि इस डॉग को उठा के सेंटर में रखते हो ताकि मॉडल सेंटर पे फोकस दे, जिसे आप सेंटरिंग कहते हो। इसी तरह आप और टेक्निक से लाइक मास्किंग का मतलब यह है कि इमेज के अंदर आप एक स्पेसिफिक रीजन पे अगर फोकस देना चाहते हो तो आप मास्किंग कहते उसे वहाँ पे करते हो। ये आप मोस्टली सैटेलाइट इमेजरी में करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस पार्ट पे फोकस करनी है इस इमेज के अंदर, तो मैं इस पूरे इमेज के अंदर इस पार्ट को मास्क करूँगा बाय यूजिंग कस्टम एरे, ठीक है। इसी तरह डी नोइजिंग एंड चैनल स्प्लिटिंग, ये भी कुछ टेक्निक्स हैं जो आप करते रहते हो इमेज प्री प्रोसेसिंग के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा वो क्लासेस फंक्शन जो आप यूज़ करते हो केरास के अंदर CNN मॉडल बिल्ड करने के लिए और इमेजेस एंड वीडियोस डेटा सेट के लिए जो क्लासेस फंक्शन यूज़ करते हो वो हम देखने वाले हैं। तो बताता हूँ कि केरास के अंदर क्लासेस आप किस तरह यूज़ करते हो। तो पहले मैं आपको इमेज डेटा प्री प्रोसेसिंग वाले क्लासेस बताता हूँ। हमने पढ़ा था रिस्केलिंग, जिससे बेसिकली आप इमेज को नॉर्मलाइज करते हो। उसके लिए आप टेंसर फ्लो की केरास के लेयर से इंपोर्ट करते हो रिस्केलिंग। फिर रिस्केलिंग के अंदर आप ये वैल्यू देते हो, 1 पॉइंट को आप डिवाइड करते हो 255 के साथ, इससे आपका इमेज 0 एंड 1 यानी बाइनरी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास होता है रिसाइजिंग, जिससे आप इनपुट इमेज की शेप को रिसाइज करते हो। तो आप केरास के प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करते हो इमेज को एंड देन इमेज के अंदर जाके पहले तो उस इमेज को लोड करते हो, ये उस इमेज का पाथ है एंड यहाँ पे एक पैरामीटर होता है टारगेट साइज, यहाँ पे उस इमेज को टारगेट साइज बताते हो, ठीक है। सेंटर क्रॉप क्लास से आप क्या करते हो कि इमेज को सेंटर में क्रॉप करते हो। अब ये वो क्लास है डेटा जनरेटर जो आपको टेंसर फ्लो के केरास के प्री प्रोसेसिंग के इमेज से इंपोर्ट करना पड़ता है, इमेज डेटा जनरेटर। और इसके अंदर ये फर्स्ट पैरामीटर है सेंटर क्रॉप, और सेंटर क्रॉप के लिए आप विड्थ एंड हाइट बताते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रैंडम फ्लिप। तो ये सारे वो पैरामीटर्स आते हैं इमेज डेटा जनरेटर के अंदर जो आप इमेज प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हो। तो मैंने आपको बताया था कि आप इमेज को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली फ्लिप कर सकते हो यूजिंग दिस 2 पैरामीटर्स, ठीक है। रैंडम जूम रैंडम जूम भी आपको इमेज डाटा जनरेटर के अंदर मिल जाएगा। इमेज को आप एक ख़ास रेशो से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। एंड रैंडम कंट्रास्ट, अगर आपने इमेज की कंट्रास्ट बढ़ानी है तो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग पैरामीटर को आप ट्रू रख सकते हो इमेज डाटा जनरेटर के अंदर। उसके बाद यूटिलिटी फंक्शन, सबसे पहले तो आपको इमेज लोड करना होता है, तो उसके लिए आप इमेज डॉट लोड इमेज फंक्शन यूज़ करते हो। सेम वही तरीका है विद टारगेट साइज। फिर इमेज तो आपने लोड कर लिया, अब आपको ये numpy एरे में लेकर आना होगा जिस पे आगे आप प्री प्रोसेसिंग कर दो। सो इमेज टू अरे क्लास है जिसकी मदद से आप इमेज को numpy एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। इमेज डॉट इमेज टू अरे, और उसको आप अपना लोडेड इमेज पास करते हो, अब ये एक एरे होगा, ठीक है। उसके बाद ये वो क्लास है ऑलरेडी हम देख चुके हैं इमेज डाटा जनरेटर, जिसकी मदद से आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो बाय ऑगमेंटिंग द इमेज।
या डूइंग प्री प्रोसेसिंग, इमेज प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। सो एक साथ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये है अपना इमेज डाटा जनरेटर जिसमें स्केल भी दे सकते हो, रोटेशन रेंज, विड्थ शिफ्ट रेंज, हाइट शिफ्ट रेंज, शेयर रेंज, जूम, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, फिल मोड। सो ये बेसिकली सारे के सारे पैरामीटर्स आपको जस्ट हेल्प करता है इमेज को ऑगमेंट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको मॉडल और फिटिंग से बच जाए और भी अच्छे तरीके से डाटा के ऊपर परफॉर्म कर लें। ये फिर आप इसकी ऑब्जेक्ट बनाते हो एंड देन आप इस ऑब्जेक्ट से फिट करते हो अपने तमाम के तमाम इमेजेस के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ CNN जो फर्स्ट एल्गोरिदम है जिसको आप 3 काम के लिए यूज कर सकते हो, इसको समझने का ट्राई करना। CNN कंप्यूटर विजन की कैटेगरी में आता है, स्पेशली डीप लर्निंग के अंदर, जिसको आप 3 काम्स के लिए यूज करते हो। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले CNN को आप टेक्सचुअल डेटा, ऑडियो डेटा, टेबुलर डेटा के लिए यूज कर सकते हो। सेकेंडली CNN को आप इमेजेस क्लासिफिकेशन या इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। थर्ड, CNN को आप वीडियो क्लासिफिकेशन या वीडियो के अंदर रनिंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन CNN मोस्टली इमेजेस एंड वीडियोस डेटा सेट पे आपको बेटर रिजल्ट देगा। लेकिन यस, आप टेक्सचुअल डेटा एंड यानी जो सीक्वेंस वाइज डाटा होता है, सीक्वेंशियल डाटा, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो CNN के आर्किटेक्चर बनाते वक्त केरास आपको जो फर्स्ट लेयर प्रोवाइड करता है उसको आप कहते हो कन्वोल्यूशनल 1D। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आपको CNN पढ़ाऊंगा बड़े डिटेल से, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कन्वोल्यूशन क्या होता है और हम CNN को कन्वोल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी एक न्यूरल नेटवर्क है, सेम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तरह। लेकिन यहाँ पे कन्वोल्यूशन की कॉन्सेप्ट क्या है, बट अभी के लिए मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये केरास के क्लासेस है जो आप अकॉर्डिंगली CNN के प्रॉब्लम के हिसाब से यूज करते हो। तो अगर आपका प्रॉब्लम है ऑडियो प्री प्रोसेसिंग या टाइम सीरीज फोरकास्टिंग या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं आपने हर हाल में CNN यूज करनी है, तो फिर आप कन्वा 1D लेयर यूज करते हो जो हम आगे देखेंगे। कन्वोल्यूशन 2D, कन्वोल्यूशन 2D भी एक लेयर है, लेकिन जब आप इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या सेगमेंटेशन करते हो तो वहाँ पे आप कानवा 2D ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो के साथ काम करते हो तो आप कानवा 3D लेयर यूज करते हो। इसके बाद कुछ और लेयर्स है लाइक सेपरेबल कानवा 2D, बिटवाइज कानवा 2D। ये आप मोस्टली यूज नहीं करते बट सम टाइम यू विल यूज देम। ये जस्ट एडवांस वर्जन है पिछले कानवा 1, कानवा 2, कानवा 3 का, ठीक है। और यहाँ पे 2 लेयर्स और होते हैं, मैक्स पुलिंग 2D एंड एवरेज पुलिंग 2D। अब ये CNN में आपका एक कंसेप्ट है, जब आप इमेज से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो तो आप उनसे फर्दर उस इमेज की जो इंफॉर्मेशन फर्दर उस इमेज की जो एरे है रिड्यूस करते हो ताकि आगे आप न्यूरल नेटवर्क को दिखा सकें। तो वो फिर आप या तो मैक्स पुलिंग 2D से करते हो, एवरेज पुलिंग 2D से करते हो। ये भी हम आगे देखेंगे CNN के केस में। इसी तरह ग्लोबल मैक्स पुलिंग 2D, ग्लोबल एवरेज पुलिंग 2D अगेन एडवांस वर्जन है इन 2 के, मैक्स पुलिंग 2D एंड एवरेज पुलिंग 2D के। सो कुछ और लेयर्स है जो आप मोस्टली कम यूज करोगे, अप सैम्पलिंग 2D एंड कानवा 2D ट्रांसपोज, जीरो पैडिंग 2D एंड क्रॉपिंग 2D। सो ये कुछ ऐसे लेयर्स है जो आप बहुत ही कम यूज करोगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप ये 3 लेयर्स याद रखते हो ना, दिस 3 लेयर्स, कानवा 1D, कानवा 2D, कानवा 3D, तो ये आप मोस्टली CNN के आर्किटेक्चर में केरास के अंदर यूज करते हो। और ये 2 चीजें, मैक्स पुलिंग 2D एंड एवरेज पुलिंग 2D। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CNN की एक डिटेल आर्किटेक्चर जब पढ़ाऊंगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है।